ज़रा सोचें, एक ऐसी तंग सी बहरी गुज़रगाह के बारे में जो दरअसल आलमी मईशत की शहरग है। ये है आबनाए हुर्मुज़। ये सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा आलमी फ्लैश पॉइंट है जहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है। आइए, आज ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस अहम गुज़रगाह के अंदर आखिर हो क्या रहा है। रोजाना 20 मिलियन बैरल खाम तेल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इतना तेल है जो दुनिया की तवानाई की ज़रूरत का तकरीबन 5वां हिस्सा पूरा करता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर आबनाए हुर्मज़ में ज़रा सी भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की मईशतें हिल कर रह जाएंगी। तो ये आबनाए हुर्मुज़ है कहाँ? ये असल में खलीज फारिस को खुले समुंदर से मिलाने वाला अकलौता रास्ता है। ये ईरान और ओमान के बिल्कुल बीच में है और अपने सबसे तंग मकाम पर ये सिर्फ 21 मील चौड़ी है। यही तंगी इसे बेवक्त, इंतहाई अहम और आप कह सकते हैं कि खतरनाक भी बनाती है। अच्छा, अब आते हैं इस खित्ते की सबसे दिलचस्प और शायद हैरानकुन हकीकत की तरफ। वो ये कि ईरान के पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग बहरी अफवाज हैं, और दोनों का मकसद, हिकमत अमली और मैदान जंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये 2 बहरी फौजों की एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। देखें, ईरान की बहरी ताकत 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है IRGC नेवी, जिसे आप खलीज फारिस की गुरिल्ला फोर्स कह सकते हैं, तेज़, गैर रवायती और ख़ास तौर पर साहली दिफा के लिए बनी हुई। दूसरी तरफ है अर्तिश बहरिया, जो एक रवायती नेवी की तरह काम करती है और इसका काम बहरे हिंद जैसे खुले समंदरों में ईरान की ताकत का मुजाहरा करना है। तो मकसद बिल्कुल साफ है, 2 अलग अलग मकासद, 2 बिल्कुल अलग हिकमत अमली। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर या गैर मुतनासिब जंग आखिर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में, ये बड़े और छोटे की लड़ाई है। ये एक ऐसी फौजी हिकमत अमली है जहां एक छोटी या कम टेक्नोलॉजी वाली फौज बड़ी और रवायती फौज से सीधा टकराने के बजाय गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करके उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाती है। यही IRGC नेवी की पूरी जंगी हिकमत अमली की बुनियाद है। चलें अब ज़रा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये गुरिल्ला हिकमत अमली आखिर काम कैसे करती है, और IRGC नेवी एक सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए क्या मंसूबा रखती है। IRGC नेवी का असूल बहुत सादा है, बड़ी मछली से सीधा मत टकराओ। इसके बजाय वो हिट एंड रन हमले करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, सैकड़ों छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अचानक नमूदार होती हैं और एक बहुत बड़े जंगी जहाज़ को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो साहिली जजीरों में छुपकर अचानक हमला करती हैं, समंदर में बारूदी सरिंगे बिछाती हैं और मिसाइल फायर करके फ़ौरन गायब हो जाती हैं। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं है, बल्कि जहानत, रफ्तार और धोखे की जंग है। तो इनकी ये हिकमत अमली 2 चीज़ों पर खड़ी है। एक तरफ तो उनके पास जदीद एंटी शिप मिसाइल वाली कश्तियां हैं जो दूर से ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ, और यही उनकी असल ताकत है, वो हैं ये सैकड़ों छोटी तेज़ रफ्तार और भारी हथियारों से लेस स्पीड बोट्स। इनका मकसद दुश्मन को तादाद और रफ्तार से उलझा देना है। ये टेक्नोलॉजी और तादाद का एक बहुत खतरनाक इम्तिजाज है। अच्छा, IRGC नेवी का सबसे बड़ा साथी आप कह सकते हैं कि खुद खलीज फार्स का जुग्राफिया है। यहाँ मौजूद सैकड़ों छोटी छोटी खाड़ियाँ और जजीरे उनकी कश्तियों के लिए बेहतरीन पनाहगाहें हैं। वो यहाँ छुपकर इंतज़ार करते हैं और सही मौके पर बगैर किसी वार्निंग के हमला कर देते हैं। ये साहिल उनके लिए एक कुदरती किले की तरह काम करता है। अब फौजी हिकमत अमली से हटकर ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये एक आलमी महाज आराई है जहां कानून, हिकमत अमली और मईशत आपस में टकरा रहे हैं, और पूरी दुनिया सच पूछे तो सांस रोक के ये सब कुछ देख रही है। इस सारी कशीदगी की जड़ में कानून की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीहात हैं। देखें, बाकी दुनिया कहती है कि ये एक बैनुल-अक़वामी शाहराह यानी ट्रांजिट पैसेज जैसी है, जहां से कोई भी बगैर इजाज़त गुजर सकता है और उसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि नहीं, ये हमारे साहिल के साथ है, लिहाजा यहाँ से मासूमाना गुज़र यानी इनोसेंट पैसेज का हक है, जिसका मतलब है कि गुजरने वाले को साहिली मुल्क के कवानीन मानने होंगे और शायद पहले इजाज़त भी लेनी पड़े। यही बुनियादी इख्तिलाफ इस पूरे तनाज़े की वजह है। और 2026 में ईरान ने इस खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब वो एक तरह की सिलेक्टिव नाकाबंदी कर रहे हैं। IRGC एक नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहा है।
مطلب یہ کہ اب جہازوں کو گزرنے سے پہلے اپنی ملکیت اور کارگو کی پوری معلومات دے کر پہلے سے منظوری لینی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کچھ ممالک جیسے چین اور بھارت اب براہ راست تہران سے بات چیت کر رہے ہیں، اور خبریں تو یہاں تک ہیں کہ ایک ٹینکر کو محفوظ راستے کے لیے $20 لاکھ تک دینے پڑیں۔ یہ ایک اقتباس ہے جو اس ساری صورتحال کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز محض ایک جغرافیائی گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی نتائج کا حامل ایک جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹ ہے۔ مطلب صاف ہے، یہاں ہونے والی کوئی چھوٹی سی حرکت بھی پوری دنیا میں بڑی بڑی لہریں پیدا کر سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں قانون کی تشریح پر اتنا اختلاف ہو، وہاں عالمی سمندری تحفظ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک اسٹریٹجک اہمیت کی حامل گزرگاہ قومی پالیسی کا ہتھیار بن جائے؟ یہ وہ بڑا چیلنج ہے جس کا جواب شاید پوری دنیا کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔